खलीजी मुल्क ओमान पर 50 साल तक हुक्मरानी करने वाले सुल्तान काबूस का इंतकाल हो गया। वो 79 बरस के थे। ओमान के सरकारी मीडिया ने आज सुबह ये खबर दी, ताहम सुल्तान काबूस बिन सईद की मौत की वजह नहीं बताई गई है। ओमान में 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया गया है। ओमान का कौमी परचम 40 दिन तक सरनिगू रहेगा। ओमान का शाही खानदान सुल्तान काबूस का जानशीन तय करने के लिए सर जोड़कर बैठ गया। बताया जा रहा है कि सुल्तान काबूस ने मोहर बंद लिफाफे में अपना वसीयतनामा छोड़ा है। खलीजी ममालिक के खित्ते में लंबे अरसे तक हुक्मरानी का रिकॉर्ड रखने वाले काबूस कुछ अरसे से अलील थे। अपने वालिद से बगावत करते हुए सन 1970 से काबूस ने ओमान में हुकूमती उमूर की बागडोर संभाली थी। ओमान को जदीद तर्ज पर तरक्की से हम आहंग करने में सुल्तान काबूस का किरदार अहम समझा जाता रहा है। हमसाया अरब ममालिक, मुस्लिम दुनिया और इसराइल के साथ भी काबूस ने दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार कर रखे थे। सऊदी अरब और यमन के हौसी बागियों से सुल्तान काबूस के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर रहे। ईरान जौहरी मुआहदा करने में सुल्तान काबूस के रोल को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे फजलुर रहमान साहब, जो कि आलमी उमूर के माहिर हैं, उनसे बात करेंगे। फजलुर रहमान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ओमान के हुक्मरान काबूस का इंतकाल हो गया है। तकरीबन 50 बरस तक उन्होंने हुक्मरानी की है। ओमान के लिए कितना बड़ा खसारा, कितना बड़ा नुकसान तस्वुर किया जाएगा? देखिए, सुल्तान काबूस का जहाँ तक मामला है, ये सिर्फ ओमान के लिए नहीं बल्कि पूरे खलीज ममालिक के लिए बहुत बड़ा खसारा है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त अरब ममालिक किसी न किसी तरह के टर्मोइल में की चपेट में है, ओमान एक वाहिद मुल्क है जिसने अपनी पूरी न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया। और सिर्फ न्यूट्रलिटी को मेंटेन नहीं किया, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो आलम अरब में एक नेगोशिएशन का बहुत बड़ा सेंटर था, जिसको कहा जाता था कि स्वीडन ऑफ ईस्ट कहते थे उसको। उसकी न्यूट्रलिटी को देखते हुए, उसकी पॉपुलरिटी को देखते हुए, और जो उनका हर मामले में एक जो मुसालहत का जो अंदाज था सुल्तान काबूस का, और सबका उनके पास ट्रस्ट था, चाहे वेस्टर्न ममालिक थे, चाहे अरब ममालिक थे, चाहे यूरोपियन ममालिक थे। बहुत सारे सेक्रेट जो निगोशिएशन होते थे, जो इनिशिएटिव लिए आते थे, वो ओमान में लिए आते थे। उसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील है। उसके अलावा सुल्तान काबूस की सबसे बड़ी पॉलिसी ये थी कि किसी भी जंग में उन्होंने किसी भी साइड का, किसी भी पार्टी का, किसी गली का साइड नहीं लिया। उसकी वजह ये थी कि वो जानते थे कि इससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि फर्दर कंफ्लिक्ट इससे, जब अलायंस के बहुत खिलाफ थे, किसी के खिलाफ अलायंस करना, उनकी पॉलिसी का जो प्रिंसिपल था, बेसिक प्रिंसिपल ये था कि बी न्यूट्रल और एक ऑनेस्ट नेगोशिएटर की हैसियत थी पूरी दुनिया में। और उसके अलावा इंटरनली उनका जो सबसे बड़ा मामला ये था कि वो बहुत बड़े मॉडर्नाइजर थे। उन्होंने पिछले 50 साल में जो ओमान के लिए किया, वो पिछले तकरीबन बहुत सारे बादशाह, तकरीबन ये मेरे ख्याल में ये 9वें बादशाह थे मॉडर्न ओमान के। सबसे बड़ी बात तो उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर वहां पे इंट्रोड्यूस किया। वो जो ट्रेडिशनल जो ट्राइबल सोसाइटी थी, ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म करके एक प्योरली उन्होंने एक एडवाइजरी बोर्ड, एक काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल कहिए या शूरा कहिए जिसको उनकी जबान में कहते हैं, वो उन्होंने एस्टैब्लिश किया। और उसमें उन्होंने तकरीबन सारे खित्ते के लोगों को अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया। और उसके अलावा उन्होंने जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम किया, उन्होंने ओमान की जो आयल जो वो थी, जो उनका जो आयल का जखीरा था, उसको उन्होंने जिस तरह से चैनलाइज किया ओमान को मॉडर्नाइज करने के लिए, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, और सबसे ज्यादा जो उनका वो कंट्रीब्यूट था कल्चरली, जो ओमान के हेरिटेज को उन्होंने जो रिवाइव किया और उसको जो दुनिया के सामने बताया कि ओमान एक बड़ा पुराना मुल्क है। और उसके अलावा जो रीजन में उनकी सबसे बड़ी, वो इतने संजीदा, इतने सीनियर, इतने रिस्पेक्टेड थे कि जीसीसी में उनका, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के फाउंडेशन का बहुत बड़ा अहम किरदार रहा। और सारे एक चीज और जानना चाहूंगा, अरब खित्ते में रहते हुए भी इसराइल के साथ भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे बताए जा रहे थे। किससे माफ कीजिएगा? इसराइल से। जी, वही मैंने कहा ना कि वो किसी भी कंफ्लिक्ट के साइड नहीं होते थे कभी भी। अभी भी ईरान की, इसराइल के सीनियर ऑफिशियल मेरे ख्याल में शायद नेतन्याहू साहब, पहले वो प्राइम मिनिस्टर, एक जीसीसी कंट्री का दौरा किया था नेतन्याहू, पिछले, मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, पिछले साल। तो उनके ताल्लुकात इसराइल से वैसे ही थे, ईरान से भी वैसे ही थे, और अमेरिका से वैसे ही थे, सऊदी से वैसे ही थे। जो अगर आप देखेंगे जो पूरा जो वहाँ का पॉलिटिकल जो मैप है, जो इतने सारे कंफ्लिक्टिंग साइड हैं, जितने सारे अलायंसेज हैं, जो इनकैम्पमेंट हैं, उनके ताल्लुकात हर कैंप के लोगों से थे। और इसी वजह से ओमान जो है एक बहुत बड़ा सेंटर था नेगोशिएशन का। अभी हुथीज में हुथीज का जो सारा एग्रीमेंट जो चल रहा था, उसमें काफी इंस्ट्रूमेंटल थे वो, और इसलिए कभी भी उनसे बहुत ज्यादा प्रेशर के बावजूद भी उन्होंने कभी ये नहीं जाहिर किया कि वो ईरान के साथ हैं, कि जीसीसी
सऊदी अरब के साथ है, जबकि इस वक्त पूरी अरब पॉलिटिक्स जो है दो कैंप में बची हुई है। तो उनके ताल्लुकात इजराइल से भी उतने अच्छे थे, सऊदीया से भी अच्छे थे, ईरान से भी अच्छे थे और यूरोपियन ममालिक से भी अच्छे थे और अमेरिका से भी अच्छे थे। इसीलिए ईरानी न्यूक्लियर डील का मेरा ये ख्याल है कि पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन, जो पूरा का पूरा सीक्रेट नेगोशिएशन जो था वहीं पे शुरू हुआ और वहीं पे उसका अख्ताम भी हुआ वहीं पे उसका। बिल्कुल फजल साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, जाहिर सी बात है अब ये तो नहीं रहे, लेकिन जानशीन तय करने के लिए सर जोड़कर इनके जो घर वाले हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि मुहर बंद लिफाफे में इन्होंने अपना वसीयतनामा छोड़ा है। तो अगला जानशीन इनका कौन होगा, इस ताल्लुक से कुछ अगर निशानदेही कर सकें आप, कौन हो सकता है? उनका जो एक 1996 में उन्होंने एक वहाँ पे एक रोल आया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन डिक्री के तहत उन्होंने ये कहा था कि कौमी इंतकाल के 3 दिन के विदिन 3 डेज वहाँ की जो डिफेंस काउंसिल है वो उनका नारशीन तय करेगी। अगर 3 दिन के अंदर अगर किसी नतीजे में नहीं पहुंचते हैं तब जो उनका जो लिफाफा होता है, जो वसीयतनामा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि जो रूलिंग जो वो है बादशाह है उसको एक वसीयतनामा लिखना ही है। ये बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो पहले तो ये है कि वो कंसेंसस डेवलप हो जाए। अगर बाई चांस अगर कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाता तब उनके वसीयत की तरफ ये लोग जाएंगे और उसको खोला जाएगा और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में खोला जाएगा। तो फिलहाल अच्छे, क्योंकि वो बैचलर थे और ये भी कहा जा रहा है कि उनके बहुत खास जो अगर बेटा बेटी थे नहीं, उनके कोई भतीजे भी नहीं है, उनके जो रियल भतीजे वो भी नहीं है। तो 4-5 नाम जो फ्लोट कर रहे हैं जो उनके सारे के कजिन हैं, उनके बड़े वालिद के बेटे हैं, उसमें एक वो हैं फहद साहब हैं, एक असद साहब हैं और एक हिशाम साहब है। ये वो लोग हैं जो, एक साहब उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, एक साहब जो उसमें उनके कल्चरल मिनिस्टर हैं, एक साहब उनके एडवाइजर थे। तो 3-4 नाम जो इस वक्त चल रहे हैं, जो प्रोमिनेंट हैं, जो बहुत ही क्लोज हैं और वो लोग हैं जो तकरीबन किसी न किसी कैपेसिटी में पिछले 20-25 साल में उनके आसपास रहे, उनके किसी न किसी तरह से उनका रोल, उनके जो गवर्नेंस के बड़े अंदरूनी हिस्से बड़े क्लोज उनके रहे। तो ये यही लोग हैं। मसलन असद साहब हैं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फहद साहब हैं, एक शहाब साहब, उनका नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। उसकी वजह ये कि एडवाइजर थे उनके, और एडवाइजर उनके तकरीबन पिछले 20 साल से थे। तो ये 3-4 नाम हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तो 3 दिन का मामला है, तो किसी न किसी नतीजे अगर इनके नहीं पहुंच पाते हैं, उनका जो वसीयतनामा है वो तो जाहिर सी बात है वो तो फाइनल है, उस पर तो किसी को कोई एतराज नहीं होता है, जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी बड़ी अहमियत है। क्योंकि ये सिर्फ एक नहीं कि ये फैमिली कल्चर है, बल्कि ये पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फजलुर रहमान साहब हमसे बात करने के लिए।